सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं, ठीक है, 2 चैप्टर बचते हैं। तो उम्मीद है कि कोर्स अपने समय अनुसार 31 अक्टूबर से पहले खत्म हो जाएगा, वो भी बिल्कुल प्रॉपर जैसे क्लासेस ली जाती हैं ठीक वैसे ही, अर्थात बिना किसी समस्या के कि हम आपकी क्लास को 4 घंटे लें, 5 घंटे लें सिलेबस खत्म करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो नई क्लास को, नए चैप्टर को पूरा नई नई बातें सब अगर 4-5 घंटे में बता दी जाएंगी तो थोड़ा सा आपके दिमाग पे बर्डन आ जाएगा। इसलिए हम वैसा नहीं करना चाहते क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को चैप्टर नंबर 12 भली भांति अच्छे प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने अभी तक चर्चा की थी एटम के अंतर्गत कि कैसे कैसे परमाणु की खोज में लोगों ने अपना योगदान दिया, वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। तो आपको अच्छे से मैंने बता दिया था, है ना, कौन कौन वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस परमाणु की संरचना की खोज के लिए, परमाणु की खोज के लिए अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया। थॉमसन सर ने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्डस्टीन सर ने एनोड किरणों की खोज की जिसकी वजह से रदरफोर्ड को हेल्प मिली, परमाणु को प्रोटॉन को खोजने में मदद मिली। तो रदरफोर्ड सर ने प्रोटॉन की खोज की और परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किया। तो इसी वजह से आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा और एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। पिछली जो क्लास थी इंट्रोडक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सारी बातें मैंने बता दी थी, थॉमसन के परमाणु मॉडल को भी समझा दिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही सीखने वाले हैं। तो देर किस बात की, सभी बच्चों को जुड़ जाना है कॉपी और पेन लेकर के। मेरा नाम आनंद अवस्थी, सभी का स्वागत करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। एक बच्चे लिख रहे हैं सर नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? नमस्तुभ्यम का मतलब होता है आपको नमस्कार है। आप हमसे छोटे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके गार्जियन भी बैठे हो सकते हैं और होता भी है। तो प्यारे बच्चों, चाहे छोटे हो या बड़े, अगर आप हमसे हमें अभिवादन कर रहे हैं, गुड इवनिंग गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, उतनी देर से लिखे जा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको नमस्कार अवश्य दें, अर्थात उसका रिप्लाई दें। आपके छोटे भाई, सोचिए आप गली मोहल्ले में टहल रहे हैं, कोई छोटा आपसे कहेगा नमस्ते, प्रणाम, कुछ भी बोलेंगे तो आप उसे आशीर्वाद स्वरूप बोलेंगे। नमस्ते बोला तो नमस्ते बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अर्थात हम सकुशल हैं तो आप भी सकुशल हैं, आपको शुभकामनाएं तो हमें भी शुभकामनाएं, है ना। हमें कोई अगर शुभकामनाएं देना है तो हमें भी उसे शुभकामनाएं देना चाहिए। नमस्तुभ्यम का मतलब है आपको भी नमस्कार है, क्योंकि ये वर्ड मैंने ही बोलना शुरू कर दिया, है ना। वैसे मैंने ये उठाया कहाँ से? तो प्यारे बच्चों, हम किसी अपने आध्यात्म देवी देवताओं में किसी को नमस्कार करते हैं, जैसे शिव जी को, तो हम बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वहां से नमस्तुभ्यम शब्द को उठाया। तो ये है। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अच्छा, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट, और उन्होंने लिखा क्या है, बहुत अच्छा लिखा है, जो मैं साक्षी राय जी, है ना, जो मेरी पंक्तियां लिखी हुई हैं। मेरी हसरत नहीं कि कोई आकर मेरा दर्द बटाए, मेरी चाहत है कि मेरी उम्र जमाने को लग जाए, लेकिन आपसे, आप सभी से हो मेरा ऐसा रिश्ता कि मैं रह जाऊं भूखा तो आपसे भी ना खाया जाए, तो आपसे भी ना खाया जाए। प्यारे साथियों, ये पंक्तियां बहुत ही शानदार हैं। ये आपको गूगल सर्च पे तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये भाव हैं, स्वरचित भाव हैं, जो आप सभी को समर्पित हुए हैं कई बार पहले भी। तो प्यारे बच्चों, शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच बच्चों। सभी को आशीर्वाद। और जो बच्चे जुड़ गए हैं, साउंड प्रॉब्लम कहाँ है भाई? बहुत पीटे जाओगे, कूटो जाओगे, उठा उठा के पटके जाओगे। अच्छा, आप लोगों ने जैसा कहा था कि सर हम लोग बैच से जुड़े हैं, और प्यारे बच्चों, आप लोगों का प्राइस 1250 है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग बैच से जुड़े हैं ऑलरेडी, तो हमें फी देने की क्या जरूरत? आपको बता दें, इस प्राइस से ज्यादा के और बहुत लोग प्राइस, हमें औरों से मतलब नहीं, हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और अपना खूब अच्छे से काम करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्राइस जो है ना, इस प्राइस में किसी को पढ़ा पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यवस्था चलाना होता है। तो कई लोग इससे अधिक प्राइस में लेकर के आए, अब वो लोग फ्री करें क्या करें, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम आप लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में क्रैश कोर्स, जो कि 3 से 4 महीना प्यारे बच्चों इसमें क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 299। जैसा कि आप सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि सर तो बोले हैं 500 से कम, तो 499 होगा, है ना। फिर आप लोगों ने सोचा कि हमने जब कहा कि 400 से कम ही होगा, अर्थात आप लोगों ने सोचा 399, लेकिन मैंने भी पहले कहा था कि सर से रिक्वेस्ट की जाएगी, ठीक है। और सर भी सारे खर्चों को, सारी व्यवस्थाओं को, मैनेज को अपने दिमाग में रखते हुए ही डिसीजन ले सकते हैं। बहुत कम भी नहीं रह सकते कि हम बच्चों से प्रॉमिस कुछ और करें और फिर बाद में नतीजा कुछ और हो। तो इसलिए रेट को बहुत सोच समझ के रखा जाता है। आपने सोचा होगा 349 होगा, लेकिन सर ने नवरात्रि भर में आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑफर रखा। क्या? 299 रुपीज,
तो प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यार और स्नेह का ये परिणाम है कि बहुत ही कम कॉस्ट में आप सभी के लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी का पूरा प्यार और सपोर्ट देखने को मिलेगा और हम लोग क्रैश कोर्स में जबरदस्त तैयारी करेंगे। हालांकि आपका क्रैश कोर्स के साथ साथ जो आपने ये बैच खरीद रखा है, साइंस बैच है ना, जो आप लोगों ने साइंस बैच परचेस कर रखा है, तो उसकी तो क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। उसकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन 31 अक्टूबर तक उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद रिवीजन की ही क्लासेस चलेंगी। क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों का आएगा, जिसका कोई अलग से कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन बैंक भी आएगा। क्वेश्चन बैंक क्रैश कोर्स और इस बैच से जुड़े सभी लोगों के लिए होगा। लेकिन क्रैश कोर्स के भीतर हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स से ही टारगेट बोर्ड के 10th में टॉपर निकले हैं और हम लोगों की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा और विश्वास है कि आप सभी में क्रैश कोर्स से ही प्यारे बच्चों टॉपर निकलने वाला है, क्योंकि हम लोग जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा क्रैश कोर्स के भीतर दमखम लगाने के लिए। और हाँ, क्रैश कोर्स बिल्कुल पूरा का पूरा एप्लीकेशन के भीतर ही चलेगा, जहां पर हम बच्चों के साथ पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जोश और जुनून आपकी रगों में बहना चाहिए, है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे साथियों, हम लोग सीख रहे थे बच्चा पार्टी परमाणु के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हुई थी। परमाणु के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हुई थी आप सभी को पता है। हमने थॉमसन सर के कैथोड रे ट्यूब को भी अच्छे से बता दिया था, है ना। आज हम लोगों को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है, कैथोड रे ट्यूब, थोड़ा सा जो चीजें हैं आप लोगों को पता है। विसर्जन नलिका, है ना। विसर्जन नलिका में जब हम कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी से इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, थॉमसन सर ने की। और एनोड किरणों से जन्म हुआ प्रोटॉन का, जिनसे रदरफोर्ड ने उससे मदद ली। लेकिन एनोड किरणों की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन सर ने की। ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन सर ने की, मदद की उन्होंने रदरफोर्ड की। चलिए, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिवीजन इंट्रोडक्शन का बोल दिया, समझ गए होंगे। हम लोग जो आज इसमें पढ़ने वाले हैं वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन वो परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का आया कहां से, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कल के लेक्चर्स में थी, अर्थात पिछला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन वाला, उससे आपके ऑब्जेक्टिव बनने के तो चांसेस हैं, लेकिन इससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है। कौन से? तो यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया कहां से? तो वो आया रदरफोर्ड के द्वारा किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। तो क्या है गुरुजी, जरा समझाइए हमें, हम लोग भी समझने के लिए आतुर हैं। क्या है प्यारे बच्चों अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग? समझिएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए सभी लोग अपनी कॉपी पर, रदरफोर्ड अल्फा कण, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। सर ये क्या है? रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में थोड़ा सा तो लिख दीजिए इंग्लिश में। चलिए लिख दे रहा हूं, रदरफोर्ड स्पेलिंग देख लीजिएगा। रदरफोर्ड अल्फा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपके कॉपी पे ये हेडिंग लग गई होगी। ठीक है, मतलब लिख गई होगी। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है रदरफोर्ड जी का? आइए समझाते हैं। रदरफोर्ड जी ने अल्फा कणों को लिया। अरे सर पहले तो ये बताइए कि अल्फा कण क्या है। बिल्कुल बताएंगे, उम्मीद जो है वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अल्फा कण क्या होता है सबसे पहले तो ये बताना जरूरी होगा, है ना। तो आइए पहले चर्चा कर ही लेते हैं अल्फा कण पर। ठीक है, अल्फा कण पर चर्चा कर लेते हैं बाबूजी, ध्यान देना। तो ये अल्फा कण, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? तो ध्यान देंगे, बहुत जानना जरूरी है। अल्फा कण जो होता है वो द्विआयनिक हीलियम का नाभिक होता है। क्या मैंने क्या बोला? अरे शब्द जल्दी जल्दी में बोल गए, लेकिन ध्यान से सुनो। द्विआयनिक हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? वो हीलियम को किससे दर्शाते हैं? He, परमाणु क्रमांक 2। तो द्विआयनिक हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है, ध्यान देंगे, नाभिक होता है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन व 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन होते हैं। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? इसमें भैया इसमें 2 प्रोटॉन व
दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें दो प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन होते हैं। यह हाइड्रोजन के नाभिक का लगभग 4 गुना भार अधिक होता है। यह हाइड्रोजन के नाभिक का लगभग 4 गुना होता है। कितना गुना होता है? 4 गुना होता है, 4 गुना भार अधिक होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो अल्फा कण होते हैं उनमें 2e चार्ज लिखा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश लेकिन धनावेश। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश लेकिन धनावेश, तो याद रखिएगा। अब अल्फा कण कहां निकलते हैं, कहां देखा गया? तो रेडियोधर्मिता में, रेडियो एक्टिव तत्व, ये रेडियो या अल्फा कण लिख दो, अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्वों से रेडियो एक्टिव तत्वों, तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे रेडियम, थोरियम, ध्यान से सुनते जाना, थोरियम कामा पोलोनियम, रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्वों जैसे कौन से? रेडियम, थोरियम, पोलोनियम से उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इनमें +2e आवेश होता है, +2e आवेश होता, ठीक है, समझ गए? इनमें +2e आवेश होता है। सर भार नहीं लिखे, कोई बात नहीं, 4 गुना भार होता है या 4 गुना होता है, समझने के लिए काफी है। ठीक, चलो, अच्छा, हाँ, भार लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन ऐसे भी समझने के लिए ठीक है। बताइए, लिख दें क्या? भार 4 गुना भार होता है। ठीक है, चलो, 4 गुना भार होता है। ठीक है, चलो, अच्छा, तो ये बात समझ में आई कि सबसे पहले अल्फा कण क्या है। बहुत जगह पर आप पढ़ेंगे बुक में कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पर अल्फा कण क्या है आपको सबसे पहले यही नहीं पता होता है। तो मैंने वो सभी जानकारियां लिख दी जो अल्फा कण में मौजूद है कि अल्फा कण कहां पाया जाता है, तो यह रेडियो एक्टिव तत्वों में पाया जाता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो यह हीलियम के परमाणु के नाभिक होता है। हीलियम के परमाणु का जो नाभिक होता है उसी प्रकार का होता है, द्विआयनिक। इसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह हाइड्रोजन के नाभिक का लगभग 4 गुना भार होता है। अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्व जैसे रेडियम, थोरियम, पोलोनियम से उत्सर्जित होते हैं। इनमें +2e आवेश होता है। मुझे लगता है ये बात आप सभी को समझ में आ गई है ना? समझ में आ गई। सर छापने वाला है, हाँ बिल्कुल, डेरिवेशन नहीं है कोई। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में कोई डेरिवेशन नहीं, उनके कॉन्सेप्ट हैं, उनकी थ्योरीज हैं जो हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, चलो, अब प्यारे बच्चों हम लोग अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में अब आगे लिखते हैं। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में हुआ क्या, सबसे पहले ही जानना जरूरी है। तो करना क्या है? एक फिगर बनाना है। जी गुरुजी, हम फिगर बनाने के लिए तो कब से तैयार हैं। फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के लिए मैं आप सभी को पहले बता दूं, फिगर ध्यान से बनाना। ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों, एक सोने की पतली प्लेट है, स्वर्ण पत्र जिसे बोलते हैं। क्या? ये सोने की पतली प्लेट है, सोने की पतली प्लेट, सोने की पतली प्लेट है, एक स्वर्ण पत्र है। सर सोने की धातु ही रदरफोर्ड ने क्यों लिया? क्योंकि प्यारे साथियों, इसमें हम अल्फा कणों की बमबारी कराएंगे। बमबारी मतलब बम फेंकेंगे। जैसे ईरान में इन दिनों इजराइल में ईरान मिसाइलें फेंक रहा है ना, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, युद्ध चल रहा है। तो वही काम प्यारे बच्चों हम यहां पर करेंगे। बमबारी होगी, ये होगी सोने की पतली प्लेट। सोने की ही क्यों ली? क्योंकि प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर परमाणु के आकार के बारे में जानकारी लेनी है, परमाणु की रिसर्च चल रही है। और सोना एक ऐसी धातु है जिसे पीट पीट कर बहुत बारीक और पतला बनाया जा सकता है। इसकी जो मोटाई होगी लगभग प्यारे बच्चों 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी? तो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। 10⁻⁻10 मीटर तो त्रिज्या होती है परमाणु की। तो इसका मतलब लगभग इतना पतला कर दिया गया कि एक लाइन में अगर रो में देखेंगे ना तो केवल एक परमाणु हो, इतना पतला बना दिया गया कि लगभग एक ही, मतलब ऐसे एक एक परमाणु, छोटे छोटे परमाणु मान लो यहाँ पर भरे हुए, छोटे छोटे, और इसके पीछे दूसरा परमाणु नहीं है। इतना पतला कर दिया गया कि इसके पीछे दूसरा परमाणु नहीं है।
इतना पतला बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों समझना, इसीलिए क्योंकि अच्छा उसका भी रीजन है क्यों एक के पीछे एक परमाणु, फिर हम लोग जो प्रयोग करना चाहते हैं वो होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा परमाणु हो जाएंगे तो जो अल्फा कण आएंगे टकराएंगे तो उनमें हम रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे या वास्तव में हो क्या रहा है। तो एक ही लेयर एकदम पतली, इसमें क्या किया, ध्यान से सुनना, थ्योरी अगर ध्यान से समझ गए ना तो फिर आप लोगों को अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे चित्र समझ में आ गया। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र के ऊपर अल्फा कणों को गिराया या बमबारी कराई। तो क्या देखा उन्होंने कि कुछ अल्फा कण, प्यारे साथियों, कुछ अल्फा कण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण बिना विचलित हुए ऐसे आए जैसे आए थे, ज़ूम जाए चले गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं पर कुछ अल्फा कण जो हैं, कुछ अल्फा कण, बच्चा पार्टी, कुछ अल्फा कण इस तरह से, ये कण कहां से चले गए, बिल्कुल सीधे निकल गए, इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भेजे गए वैसे निकल गए। लेकिन कुछ कणों को देखा, जैसे जैसे हम थोड़ा सा नजदीक आते, केंद्र की ओर नजदीक आते गए तो वो थोड़ा सा विक्षेपित होने लगे, कुछ 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हुए, जैसे ये यहां पर मुड़ गया। फिर एक कण इन्होंने भेजा, ये यहां पर मुड़ गया। फिर एक कण इन्होंने भेजा, जो प्यारे साथियों वापस लौट आया इधर, ऐसे। यहां से भी कण एक भेजा, यहां से भी एक कण लगभग भेजा इन्होंने, ठीक, और ये मुड़ के गया इधर। फिर और नजदीक, जितना जितना इस बीच सेंटर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेंटर की ओर प्यारे बच्चा पार्टी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो अब ये कण ऐसे इस प्रकार देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस प्रकार देखने को मिला। ये जो बीच में सेंटर है, बीच में जो सेंटर है, ये यहीं पर क्या है आखिर, जिससे जब अल्फा कण भेजे जा रहे हैं तो जो सबसे बाहरी अल्फा कण था वो तो सीधे निकल गया। जब थोड़ा हम और नाभिक के, ये केंद्र के कह सकते हैं, सेंटर वो है, ठीक है, इसके नजदीक जैसे ही थोड़ा सा अल्फा कण कोई आया तो वो विचलित होकर के इधर चला गया। जब थोड़ा हम और अल्फा कण इस नाभिक के लगभग नजदीक, अभी नाभिक है ये हम बोल नहीं रहे सर, आप ही तो बोल रहे हैं, मतलब ये नाभिक है हम जानते नहीं है, वो तो रदरफोर्ड ने बाद में बताया कि परमाणु का नाभिक जो होता है वो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है और यहीं पर समस्त धनावेश होता है। अल्फा कणों पर क्या है प्यारे बच्चों, +2e चार्ज होता है। तो अगर ये धनावेशित कण है तो ये नाभिक के पास, केंद्र के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, जैसे जैसे हम केंद्र के नजदीक लाते जा रहे हैं वैसे ये विचलित ज्यादा हो रहे हैं। पहले देखो एकदम सीधे निकल गए, फिर जब थोड़ा सा नजदीक लाए तो थोड़ा विचलित हुए, जब थोड़ा और नजदीक लाए तो इधर चले गए, जब और नजदीक लाए तो इधर लौट गए, जब बिल्कुल सेंटर में लाएंगे तो इधर ही लौट जाएगा, आएगा ही नहीं इधर, आएगा ही नहीं अल्फा कण इधर। ये क्या लौटे हैं, सब अल्फा कण है। क्या लौटने की दिशा दिखाई गई है, अल्फा कणों की दिशा दिखाई गई है वापिस होने की, अल्फा कण, ठीक है, ये क्या है, सब अल्फा कण है। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है, ठीक है, ये अल्फा किरणें कह लो या अल्फा कण की बमबारी बोल लो, अल्फा कण भेजे गए हैं। और प्यारे साथियों यहां पर ऐसी घटना होने के लिए मतलब यहां पर क्या है, तो यही है, यहां पर सबसे ज्यादा क्या नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉन में समस्त धनावेश होता है, तो नाभिक में पूरा धनावेश उपस्थित होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन बातों से निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने, तब रदरफोर्ड मॉडल प्रस्तुत किया। तो आपको एग्जाम में ये फिगर बनाना पड़ेगा और इसी आधार पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, 9th का टॉपिक है, चलो ठीक है। सेंटर पर सोने का प्लेट होता है, पूरी प्लेट ही सोने की रहती है, उसमें छिद्रित रहता है, छिद्रित प्लेट होती है, क्या जान रहे हो, चलो अपना देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पर आपकी बातों का चर्चा नहीं कर पाएंगे क्लास में। चलिए, हाँ, तो प्यारे बच्चों अल्फा कण इस प्रकार से, कई प्रकार से आपके उसमें फिगर हो सकता है, अगर आपके पास कोई बुक हो तो भैया ये सबसे फेमस फिगर है, समझ लो ध्यान से।
अच्छा, तो यहां पर प्यारे बच्चों इन शब्दों को अब लिखा कैसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, अब हम लोगों को ध्यान से लिखना है इन्हीं सभी बातों को। बहुत आसान है, बड़ा कठिन थोड़ी ना है। कब किया रदरफोर्ड ने? तो 1911 में प्रयोग किया। आइए शब्दों को सब बढ़िया अच्छे से लिखते हैं। सन 1911 में, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगी कौन कौन सहयोगी? गाइगर पूरा क्लास देखना और पूरा क्लास आप अपने कॉपी पे नोट करते चलना। क्लास में ही याद करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। क्लास में ही एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। सहयोगी गाइगर तथा मार्सडन ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों को मार्सडन ने अपने प्रयोग में, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा हमारे पीछे 50 सेकंड बाद लिख के चलना, ठीक है। तो गाइगर तथा मार्सडन ने अपने प्रयोग में अल्फा कणों को पतले स्वर्ण पत्र पर बहुत पतले स्वर्ण पत्र, मैंने कितनी मोटाई बताई वहां लिख दो यहां पर, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। बहुत पतले स्वर्ण पत्र 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर गिराया। अब क्या देखा? पहला चीज गिराया अल्फा कण। अब देखो घटना क्या हो रही, जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र पर गिरते हैं तो वे अपने मार्ग से क्या होते हैं? अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते। कोई इधर घूम गया, कोई इधर लौट रहा है, अपने मार्ग से क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो जा रहे हैं। तो वे अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इस घटना को मार्ग से जो विक्षेपित हो जा रहे हैं अल्फा कण, तो इस घटना को अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। इतनी बात लिखनी है, ठीक है। इस घटना को अल्फा कण प्रकीर्णन प्यारे बच्चों कहते हैं, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। अब ये जो पूरा आप लोगों ने ये चित्र जो देखा, ये पूरा अल्फा कण यहां पर आरोपित हो रहे हैं, अल्फा कण यहां पर गिर रहे हैं, फिर अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं। तो अपने मार्ग से विक्षेपित होने की घटना ही अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहलाता है। ये पूरा संबंध है, ये पूरा प्रबंध कह सकते हैं, निर्वात में रखा जाता है, ठीक है, जिससे वायु के कणों से टकरा करके अल्फा कण जो है वो अपनी ऊर्जा ना खोएं। तो यहां पर लिख दीजिए, यह प्रयोग या यह प्रबंधन पूर्णतः निर्वात में किया जाता है, जिससे कि अल्फा कण वायु के कणों से टकराकर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए, वायु के कणों से टकराकर अपनी ऊर्जा ना खोएं। अगर वायु के कणों से टकरा जाएंगे तो इनकी अपनी ऊर्जा क्या हो जाएगी? हानि होगी। तब वो जिस स्पीड से जा रहे थे उस स्पीड से जा नहीं पाएंगे, इस वजह से। तो ये हुआ, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। आइए लिखते हैं क्या आगे, यही बात लिखनी है कि रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त किए?
कहां पर पढ़ा जाए। देखो, निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, कौन कौन से भी निष्कर्ष हैं, आइए लिखते हैं एक एक करके, आगे निष्कर्ष लिखता हूं। पहला पॉइंट, उन्होंने क्या देखा, वही जो अभी आप लोगों ने देखा खुद, वही बातों को शब्दों में लिखना बड़ा आसान है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अगर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग लिखने के लिए एग्जाम में आ गया तो मैं वादे के साथ कहता हूं आपके पूरे नंबर होंगे। बस इस चित्र को समझ लेना, इस चित्र को बस, और इस चित्र को बनाना है, यह भाषा लिखनी है थोड़ी। अब जो निष्कर्ष प्राप्त किए वो भी बड़े आसान है। क्या पहला निष्कर्ष ये है प्यारे विद्यार्थी जी कि अल्फा कण, कुछ अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। बस ऐसे ही लिखना, एकदम साधारण भाषा। कुछ अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर, 90 डिग्री से कम कोण पर, देख सकते हैं, देखो यहां पर कुछ, ये वाला कण क्या 90 डिग्री से कम है ना, अगर यहां सीधे जाने का मार्ग इसका ये था तो 90 डिग्री से कम ही तो है, 30 डिग्री या 25 डिग्री पे मुड़ गया है, तो 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, जो भी लिख दीजिए, मुड़ जाते हैं। फिर अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट गुरुवर है, तीसरा पॉइंट है कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, विक्षेपित होकर अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं, अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। बस इतनी बात लिखनी है। ये तीनों निष्कर्षों से रदरफोर्ड ने कहा, क्या कहा कि इस प्रकार उपरोक्त, अब लिखते हैं, उपरोक्त निष्कर्षों से स्पष्ट है, उपरोक्त निष्कर्षों से तथा चित्र से या प्रयोगों द्वारा, जो भी प्रयोग से भी लिख सकते हो, ठीक, उपरोक्त निष्कर्षों से तथा चित्र से स्पष्ट है कि परमाणु का समस्त धनावेश कहां होता है, समस्त धनावेश उसके केंद्र में होता है, के नाभिक में होता है, ऐसा लिख सकते हैं, उसके नाभिक में होता है, क्योंकि अल्फा कणों पर क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अल्फा कण क्या है, धनावेशित होते हैं, और अल्फा कण धनावेशित होते हैं और वे वैद्युत बल के प्रभाव से, वैद्युत बल ही तो कार्य कर रहा है, क्योंकि समस्त धनावेश कहां है, नाभिक में है, तो वैद्युत बल के प्रभाव से प्रतिकर्षित होकर, या वैद्युत बल के प्रभाव से प्रतिकर्षित होते हैं। अब सुनो, यहां पर जो प्रयोग में समस्त धनावेश नाभिक में उपस्थित है, जैसे जैसे अल्फा कण इसके पास आने वाला है, वैसे वैसे इसका विक्षेपण क्या हो रहा है, इसका प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भैया इसके पास आया, कह रहा तुम जाओ भगो, अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग यही है। और इन्हीं आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने, इसी आधार पर परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। तो ये हो गया, उपरोक्त निष्कर्षों से तथा चित्र से स्पष्ट है कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके नाभिक में होता है, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं और वे वैद्युत बल के प्रभाव से प्रतिकर्षित होते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक, हाँ, क्लियर। चलो, तो जो नाभिक होता है और परमाणु का आकार कितना, तो 10 की घात -10 मीटर, नाभिक का आकार कितना, 10 की घात -15 मीटर, लगभग 1 लाख गुना कम होता है, 10,000 गुना। उपरोक्त निष्कर्षों से
तथा चित्र से स्पष्ट है कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके नाभिक में होता है, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं और वे वैद्युत बल के प्रभाव से प्रतिकर्षित होते हैं। नाभिक का आकार, ये बात लिख दो, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार जो होता है वो 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है, कोटि का होता है, कोटि का होता। अच्छा सर, ये कहेंगे अब यहां पर आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि सर दूर वाले क्यों नहीं विक्षेपित ज्यादा हो रहे हैं। यहां पर सीधे जाता हुआ दिखा दिया, बहुत दूर है कण, इसके बीच में बहुत सारे कण आए होंगे, साए 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 बहुत सारे आए होंगे, लेकिन जो जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो इसका भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट ये लिखना है प्यारे बच्चों, यही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का चौथा कण, कि कूलाम के वैद्युत बल नियम से, कूलाम सर पढ़े हो ना, कूलाम का नियम भूल गए हो, कूलाम के वैद्युत बल नियम से, वैद्युत बल के नियम से अल्फा कणों तथा नाभिक के बीच कूलाम के वैद्युत बल के नियम से अल्फा कणों तथा नाभिक के बीच क्या कार्य कर रहा है, नाभिक के बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल, कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, अल्फा कणों तथा नाभिक के बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम बल लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात प्यारे बच्चों F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब जितनी ज्यादा अगर दूरी होगी नाभिक से उतना ही कम बल लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है ना ये, ठीक है। चलो समझ गए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और एक संबंध और है, प्रकीर्णित या विक्षेपित अल्फा कणों की जो संख्या है उसके संबंध में भी हम लोग सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग सूत्र लिख सकते हैं, क्या, थीटा कोण पर प्रयोग में थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त की जाती है। कैपिटल N बराबर, ये क्या है, प्रकीर्णित या विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या N बराबर 1 में sin पावर 4 थीटा, sin की पावर 4 थीटा बाई 2 है भाई। हमें भी ये फार्मूला याद नहीं, क्योंकि फार्मूला के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाने के लिए आता है, बस आपको गणना के तौर पर याद रखना पड़ सकता है एज ए ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो भाई थीटा बाई 2 फिर याद रहेगा, क्योंकि एक नजर में बन जाता है ना कि भाई यहाँ थीटा बाई 2 है, याद रहेगा। अब ये 4 पॉइंट हो गए आपके रदरफोर्ड परमाणु मॉडल प्रकीर्णन प्रयोग के। अब इसी आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो अब हेडिंग आएगी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की। अभी टाइम कितना भैया, अभी तो बहुत टाइम है। अब चलो आगे पढ़, देखो लिखने वाला टॉपिक है, आपको लगेगा कि सर आप हंसा खिला कम रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों सीरियस टॉपिक होकर के पढ़ लो, क्योंकि लिखना ज्यादा है। अगर मैं PDF टाइप करा के लाता तो आपको नहीं हजम होता। हम अगर लिख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें भी लिखना पड़ रहा है। कुछ बच्चे क्योंकि नहीं लिखने वाले हैं, उनको लगेगा कि नहीं लिखना नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो गलत बात है, लिखोगे तभी आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आने वाले समय में आप बेहतर परफॉर्म करवाओगे एग्जाम में। अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो लिखेंगे क्वेश्चन, अगली हेडिंग रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। ये टेलर था क्या गुरुजी? हाँ, एक तरह से टेलर ही था, फिल्म अभी बाकी है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत बड़ा नहीं है, पाना है जो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आसमान में उड़ना बाकी है, लोगों ने तो जाना है सिर्फ नाम मेरा, अभी तो इस नाम की पहचान बाकी है ना। अभी तो इस नाम की पहचान बाकी है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मेन टॉपिक तो यहां पर है। लिखेंगे बहुत आसान तरीके से, शब्द बहुत आसान है, क्या लिखना है, बड़ा एक ही पेज में आ जाता है।
कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कण तो अल्फा कण लिखो नहीं, सीधे अल्फा बना के लिख दो कण, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, परमाणु मॉडल कहते हैं, परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्या अब परमाणु मॉडल के आधार पर उन्होंने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। परमाणु मॉडल के तहत उन्होंने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। क्या क्या प्राप्त किए वही लिखना है, आइए लिखते हैं। पहला पॉइंट, परमाणु मॉडल का क्या था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का पहला परमाणु मॉडल में पहला बिंदु ये था कि समस्त जो धनावेश है नाभिक का, परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है, वो उसके नाभिक में उपस्थित रहता है, जिसे हम लोग भाई गोलाकार सूक्ष्म भाग है जिसमें उपस्थित रहता है। तो इसको आइए शब्दों में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे और लिख पाओगे, है ना। परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान, द्रव्यमान भी कहां रहता है, नाभिक में ही रहता है। परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान एक सूक्ष्म गोलाकार भाग में होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ऐसा लिखो, सूक्ष्म गोलाकार भाग में उपस्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया क्या, कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके तथा द्रव्यमान एक सूक्ष्म गोलाकार भाग में उपस्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या ब्रैकेट में बना के लिख दो, अभी बताया। नाभिक की त्रिज्या कितनी, तो 10 की घात -15 मीटर, -15 मीटर, बस इतना लिख दो। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, या कह लो उसी गोलाकार भाग में किनारे नाभिक के चारों ओर उपस्थित रहते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, मतलब पूरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब जब चक्कर लगाएंगे तो अभिकेंद्र बल के कारण वो क्या चक्कर लगा पाएंगे। तो अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्यरत अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच, नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यरत, नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यरत वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। कार्यरत वैद्युत आकर्षण बल, भाई इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तो धनावेश, तो वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, बल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये निष्कर्ष उन्होंने दिया। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, तीसरा पॉइंट क्या बताया, सभी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। चारों ओर उपस्थित होते, भाई चक्कर लगा रहे हैं तो उपस्थित है, ये है चारों ओर उपस्थित हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। धनावेश के बराबर होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी? परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये हो गया। अर्थात प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश है वो नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है, ये कहना था रदरफोर्ड का, और यही पूरा हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आपको, बस ये पॉइंट्स लिखने हैं। लिख रहे हैं 1 2 3, ये तीनों पॉइंट प्यारे बच्चों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अंतर्गत आपको लिखने हैं। बस अगर ये लिखने के लिए आता है तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलो। लेकिन इसी वजह से अब आप लोग पढ़ोगे आगे क्या, बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या था? उन्होंने क्वांटम सिद्धांत पर बताया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां पाई गई, वो क्या कमियां थी उनको लिखना है, क्योंकि कमियां लिखने के लिए एग्जाम में आता है। केवल 2 नंबर में यह आएगा कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए, तो लिखना है भाई। स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, है ना? ठीक है, थोड़ा बाद में भी लिख लेना, है ना, थोड़ा बहुत बाद में लिख लेना। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, बस 2 कमियां हैं परमाणु मॉडल की कमियां। अब कमियों में जो पूरी बातें वो नहीं लिखना है, बस उसके आधार पर आपको व्याख्या नहीं करनी है, केवल पॉइंट्स बताने। और ऐसे लिखने के लिए 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट क्या है, केवल पॉइंट बताना है। तो पहला तो ये कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में असफल रहा। परमाणु का स्थायी है इसको बताने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाता रहेगा। तो क्या चक्कर लगाते समय आपको नहीं पता है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और इलेक्ट्रॉन अगर प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होते होते इसकी वृत्ति पथ की त्रिज्या घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और इसमें गिर जाएगा, इसमें जाके गिर जाएगा। क्योंकि लगातार तो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि वो वृत्ति पथ पे गति ही किया जा रहा है, हर समय वृत्ति गति में गति किया जा रहा है। तो इस संबंध में परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, बल्कि परमाणु का विनाश हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन एक समय के बाद नाभिक में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वो गिर जाना चाहिए। तो इसलिए परमाणु के स्थायित्व के संबंध में इनका ये प्रयोग असफल रहा, यह परमाणु मॉडल असफल रहा। तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, परमाणु के स्थायित्व को परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा है। परमाणु के स्थायित्व को, या परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, ऐसा लिख दो, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में कमी रह गई, बस इतने लिख दो। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में बस इतने लिख दो कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में क्या रह गई, कमी पाएगी। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में परमाणु के स्थायित्व को बताने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम को बताने में असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। सर ये रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? रेखीय स्पेक्ट्रम ये होता है प्यारे बच्चों, परमाणु का कंपन होता है। परमाणुओं का क्या होता है? परमाणु का
कंपन होता है। तो जब परमाणु का कंपन होता है तो उससे एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो रेखीय स्पेक्ट्रम इन्होंने नहीं बताया। तो ये लिख सकते हो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, या यहीं पर ये भी लिख सकते हो परमाणु के, अब गलत नहीं कर देना, मैं बस बता रहा हूं कि ये भी लिख सकते हो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, या परमाणु के स्थायित्व को बताने में असफल रहा। परमाणु के स्थायित्व को बताने में असफल रहा, बताने में असफल रहा, असफल रहा। ये हो गया। इसके बाद प्यारे साथियों हम लोगों को पढ़ना है बोहर परमाणु मॉडल। ये कमियां हो गई। अब बोहर परमाणु मॉडल जो है वो जब आते हैं तो वो इनके परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं उनको दूर कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। वीडियो को 2x करने पर आप रोबोट की तरह दिखते हैं। चलो, तो अगला पॉइंट प्यारे बच्चों आता है बोहर परमाणु मॉडल। बोहर परमाणु मॉडल, बोहर परमाणु मॉडल, बोहर परमाणु मॉडल। अब ये परमाणु मॉडल सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको दूर करके, और आज के टाइम तक जो परमाणु मॉडल फॉलो किया जाता है प्यारे विद्यार्थी जी वो यही, इसी आधार पर आज भी परमाणु मॉडल को माना जाता है। हालांकि कुछ बहुत और सुधार किया गया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत इसी पर बेस्ड है। जितना परमाणु मॉडल है वो बोहर के परमाणु मॉडल पर ही बेस्ड है। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे बोहर परमाणु मॉडल क्या है। तो सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में, इसीलिए 1922 में क्या हुआ था, रदरफोर्ड को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। तो सन 1913 ईस्वी में क्या क्या रदरफोर्ड की कमियों को, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, परमाणु मॉडल की, अब समझाएंगे इनकी बातें भी समझाएंगे, परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, कमियों को दूर करते हुए, दूर करते हुए। अच्छा, एक बात और बताना भूल गए, कल आप लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री प्यारे बच्चों एक साथ मैराथन क्लास हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, एक साथ मैराथन क्लास लेने वाले हैं। केमिस्ट्री में विवेक सर, फिजिक्स में आपके आनंद सर, आनंद भैया, एंजॉय सर, जो भी लिखो ना, आपके आनंद सर ठीक है, यानी मैं। तो प्यारे बच्चों आपका ये क्लास बहुत ही शानदार होगा, जिसमें होगा क्या, लगभग 70 प्लस ऑब्जेक्टिव हमारे होंगे, 70 प्लस ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों फिजिक्स के, 70 प्लस ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के। वो भी जितना मैंने पढ़ाया है और सर भी जितना पढ़ाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 to 8 ही रखूं, क्योंकि अभी 9 चैप्टर को और आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, और करूंगा कोशिश तो 9 और 10 के भी क्वेश्चन रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चैप्टर 1 to 10 कर दूंगा, ठीक, क्योंकि 11 चैप्टर खत्म हो गए, और आप लोगों का नोट्स भी आज ही अपलोड हो जाएगा चैप्टर नंबर 11 का। तो 70 प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे और 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो रिचार्ज को बचा के रखिएगा, ठीक है, 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, रिचार्ज को बचा के रखिएगा। और एक खास बात, शेयर बहुत करिएगा अपने प्यारे गुरुजी, प्यारे गुरुओं के लिए खूब सारा प्यार दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों जितनी ज्यादा संख्या होगी अब हम लोगों का उत्साह उतनी ज्यादा बढ़ेगा आप सभी के लिए। हम लोग तो अपने परिवार के बीच में ये बात कर रहे हैं, और भी बाहरी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे जुड़े होंगे, जो आपके ऑफलाइन में होंगे, जो आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे, उनको क्लास को शेयर करना है, खूब ताकत दिखानी है अपनी टारगेट बोर्ड फैमिली के लिए, टारगेट बोर्ड परिवार के लिए, खूब सारा प्यार बरसाना। ठीक है, चलिए क्लियर। तो ये कल क्लास होगी प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है, जुड़ना मत भूलिएगा। मैं मम्मी पापा को आपको फोन करके बता दूंगा अगर आप लोग गद्दारी किए, गद्दारी कर बे, हाँ तो कमियों को दूर करते हुए, कमियों को दूर करते हुए एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत, रुकिए रुकिए, दूर करते हुए, दूर करते हुए, दूर करते हुए, रुकिए, दूर करते हुए तथा, दूर करते हुए तथा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, याद आया, भूल गए थे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार, प्रस्तुत किया इसके अनुसार क्या, इन्होंने क्या बातें कही, आज ही बता दें कि कल बताएं, आज ही बता दें कि कल बताएं, नहीं टेस्ट के टाइम सर, है ना,
बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है? इनकी परमाणु मॉडल की कमियां हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि इनका ही परमाणु मॉडल लागू हुआ, और जो थोड़ी बहुत कमियां रही वो कह सकते हैं अनैतिक हैं, थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। वो आपको अभी के लिए अभी क्लासेस में नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में थोड़ी बहुत बातें आती हैं जब हम क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। कल सर नहीं 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 नहीं, आज ही पढ़ डालो, थोड़ा बहुत आज पढ़ डालो, कल थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आज पढ़ लो। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, बोहर सर कहते हैं, बोहर परमाणु मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका संवेग है, जिनका संवेग h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पहला कथन क्या है इनका, कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो इस बात को लिखते हैं, ठीक है। परमाणु के भीतर, परमाणु लिखिए अपनी कॉपी में, अभी बताएंगे। कहाँ है मेरी स्टील डॉट, आज नहीं है आप लोगों की, खैर आज जान बख्श गई। परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में, केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में, केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में, कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं जिनके, जिनके कोणीय संवेग का, जिनके कोणीय संवेग का, जिनके कोणीय संवेग का, जिनका कोणीय संवेग, सॉरी क्या लिख दिए हम, जिनका कोणीय संवेग, जिनका, जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का, जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। अभी आपको समझ में कम आया होगा, समझाते हैं एक एक बात। पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज हो। प्यारे बच्चों, सर का कहना है, बोहर सर का यह कहना है, अगर हम मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, द्रव्यमान स्मॉल m, वृत्तीय पथ की कामा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r, तथा तथा कक्षीय चाल, इलेक्ट्रॉन जिस उसमें चल रहा है, जिस कक्षा में दौड़ रहा है, उसकी कक्षीय चाल v हो तो, कक्षीय चाल v हो तो, अब सुनो इनका कथन पर बेस्ड, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है क्या, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जानते हो क्या होता है, L = प्यारे बच्चों रेखीय संवेग। देखो ध्यान से, अब थोड़ी सी मैं फर्स्ट ईयर की बात पढ़ा रहा हूँ, 11th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम कहें ये एक अक्ष है, एक ये क्या है, अक्ष है, इससे जुड़ा हुआ है दरवाजा, इससे जुड़ा हुआ है दरवाजा। अब इसको घुमाने के लिए क्या हम केवल बल लगाएंगे, नहीं, बल के साथ प्यारे बच्चों दूरी जुड़ी होती है, यहां पर हमने बल आरोपित किया F, तब वो दरवाजा खुलता है या बंद होता है। अगर प्यारे बच्चों यहां पर कब्जा लगा हुआ है, जहां पर, वहीं पर सोचो आप बल लगाओ, और या फिर उससे थोड़ा सा हटके बल लगाओ, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, खींचने के लिए भी और बंद करने के लिए भी। इसीलिए कब्जे जो हत्थे लगे होते हैं दरवाजे के एकदम किनारे लगे होते हैं, वहां से खोलना या बंद करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, किसी को अक्ष पर, उसके अक्ष पर घुमाने के लिए जो भौतिक राशि कार्य करती है वो होती है बल आघूर्ण, टाउ = होता है बल गुणे उस बल से क्रिया रेखा की दूरी, ये r, अक्ष से दूरी, बल से उस अक्ष की दूरी जिस अक्ष के सापेक्ष हम घुमा रहे हैं, तो टाउ = F × r। ठीक वैसे ही कोणीय संवेग, घूर्णन गति में क्या कार्य करता है, कोणीय संवेग। ये जो घूमा तो इसमें संवेग आया, जब दरवाजा घूमा तो इसमें क्या आया, कोणीय संवेग आया, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग सदिश राशि है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। तो कोणीय संवेग क्या होता है, जिसे हम लोग L या प्यारे साथियों कहीं पर J से लिखा जाता है। जैसे ये बल का आघूर्ण बोलते हैं, टाउ क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसे हम टार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टार्क। तो बल का आघूर्ण दूरी से गुणनफल ना, ठीक वैसे ही कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग गुणे दूरी, PR होता है, ठीक है, PR होता है। तो इतना बेसिक से बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप कोणीय संवेग को अच्छे से बता पाओ। तो प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो कोणीय संवेग की चर्चा हो रही है, L या J, वो किसके बराबर होना चाहिए, कोणीय संवेग h/2 पाई का
पूर्ण गुणज हो तो h/2 का पूर्ण गुणज। अब पूर्ण गुणज का मतलब पूर्णांक अंक n, जहां आपको बताना है n बराबर 1, 2, 3, एंड सो ऑन है। यही है कि जहां वो क्या है, h/2 का पूर्ण गुणज है, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज है। ये l बराबर क्या होगा, तो mv pv होगा ना, यहां पर लिख सकते हो। जब l बराबर pr, ठीक है, और pr मतलब mvr, यही तो होगा mvr। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि भैया l की जगह या j की जगह क्या लिखेंगे, j से भी लिखते हैं कोणीय संवेग को, इसलिए mvr बराबर, क्योंकि pr अभी मैंने बताया, तो mvr बराबर nh/2 इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी है। तो प्यारे साथियों, ये हुआ nh/2, ये हुआ बोहर के परमाणु मॉडल का पहला कथन। ये क्या किया, पहला कथन है बोहर के परमाणु मॉडल का। समझ गए होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों h/2 का पूर्ण गुणज होता है, और मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की हर एक कक्षा अपनी फिक्स होती है और वो h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अच्छा, अब जो बात आपके भी मन में आ रही होगी, सर ये भी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन नहीं, इन्होंने अपने कथन में कहा और बात भी बिल्कुल सत्य रही। इन्होंने क्या कहा बोहर सर ने कि वृत्ति या परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जो भैया, उन्होंने रदरफोर्ड सर ने कहा ना कि चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इन्होंने कहा भैया परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उस समय ऊर्जा का कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है, उस समय कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अरे भाई, अरे आप हो जाओ, कहाँ रह जाते हो, ऐसे तो आ जाते हो। परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। चलो, अब तीसरा पॉइंट इनका क्या है, तीसरा पॉइंट है कि परमाणु जब कोई बाह्य ऊर्जा प्राप्त करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अपनी कक्षा छोड़ करके उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर वो केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकते हैं और फिर पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं, और इस समय वो प्रकाश की ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूं। क्या भाई, जैसे बताया वैसे लिख देना है। क्या, परमाणु को जब बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है, तो परमाणु को जब बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है, बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु को बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन, बोहर का परमाणु मॉडल द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बोहर परमाणु मॉडल लिखने के लिए आएगा, रदरफोर्ड के लिए कम चांसेस है, बोहर परमाणु मॉडल आएगा। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत ज्यादा फेमस। तो इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, जहां पर वे 10⁻⁸, कितना, जहां पर वे 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकते हैं, उसके बाद पुनः वे अपनी कक्षा में लौट आते हैं,
लौट आते हैं। इस दौरान वे प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस दौरान वे प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यदि उच्च कक्षा की ऊर्जा तथा स्थायी कक्षा में ऊर्जा, स्थायी या निम्न कक्षा की ऊर्जा, निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी? E1। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 हो तो उत्सर्जित, भाई जब वो उच्च कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, फिर जब उच्च कक्षा से नीचे आ रहा है तब भी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। इस छोटी सी प्रक्रिया कितने सेकंड रुकता है? 10⁻⁻8 ही सेकंड तो रुकता है भैया। पहली कक्षा से वो ऊपर गया दूसरी कक्षा में, तो इस दौरान वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा जाने और आने में, और 10⁻8 सेकंड ही केवल रुकेगा, फिर चला आएगा। और कब जाएगा? जब वो बाहर से कोई प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करेगा, बाहर से कोई भी ऊर्जा वो प्राप्त करेगा परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन उथल पथल मचाएंगे। तो उस स्थिति में बता रहे हैं कि यदि उच्च कक्षा की ऊर्जा E2 तथा स्थायी कक्षा या निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 हो तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति, उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति डैश बना दो। तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति प्यारे बच्चों होगी h न्यू बराबर E2 माइनस E1, h न्यू बराबर E2 माइनस E1, यही हो जाएगी। या यहां से आप आवृत्ति की भी वैल्यू निकाल सकते हो, न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटे में h, E2 माइनस E1 बटे में h। h को सभी लोग जानते हो ना भैया, h है प्लांक स्थिरांक। क्या है? प्लांक स्थिरांक है, याद रखिएगा, h प्लांक स्थिरांक है। तो ये हो गया बोहर-सर का परमाणु मॉडल, जिसमें आपको चित्र कैसा बनाना है। तो बच्चा पार्टी चित्र देखो, ये इस प्रकार का बना देना है, ध्यान से देखना चित्र भैया। अरे भाई, ए भाई, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया। ठीक है, ये और ये हो गया छोटू सा नाभिक। प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से, ये क्या है? नाभिक है, इसमें समस्त धनावेश उपस्थित है, और इन कक्षाओं में क्या है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्या चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं बच्चा पार्टी? चक्कर लगा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी? चक्कर लगा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, यहां से अगर कहते हैं हम इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन कोई यहां पर आया, इस कक्षा की ऊर्जा है E1, ठीक है, ध्यान देना, और इस कक्षा की ऊर्जा है E1 और इस कक्षा की ऊर्जा है E2, इस कक्षा की ऊर्जा है E2। तो प्यारे बच्चों, यहां पर यही दिखाया गया कि जो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति होगी h न्यू, वो होगी E2 माइनस E1। तो न्यू बराबर आएगी E2 माइनस E1 बटे में h। बस यही हो गया। यही प्यारे बच्चों, इसे बोहर आवृत्ति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बोहर आवृत्ति भी कहते हैं। बोहर आवृत्ति भी कहते हैं, आवृत्ति भी कहते हैं। हो गया। ये बोहर मॉडल में चित्र बना देना है, ये बोहर परमाणु मॉडल में चित्र बना देना है, ठीक है, जिसके अनुसार 3 निष्कर्ष प्राप्त किए, 3 निष्कर्ष दिए, बस इतना लिख दो। इसके अनुसार 3 निष्कर्ष दिए। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया बोहर परमाणु मॉडल, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। क्लियर?
एक बार पढ़ लेना, इसको भी बहुत शानदार है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से हमने समझा दिया। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, और बहुत सारे बच्चों का प्यार और सपोर्ट दिखा लास्ट तक क्लास में। दिल से धन्यवाद, सभी को हृदय तल से बहुत बहुत आभार। प्यारे बच्चों मिलते हैं कल की शानदार और धुआंधार क्लास में, जिसमें हम और विवेक सर दोनों लोग मिल करके आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट एक सोल्यूशन देंगे, जिसमें आपकी पूरी तैयारी, पूरा रिवीजन पूरी पिछली क्लासों का होगा। जुड़ना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में डेटा बचा के रखिएगा, क्योंकि लास्ट तक उस क्लास को करना है। शाम को वो क्लास होगी नवरात्रि स्पेशल, माँ दुर्गा को याद करते हुए कह सकते हैं कल का एक पावन अवसर होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मौसम चेंज होता है हर एक नवरात्रि पर, वो चाहे वो चैत्र मास में आता हो या इस मास में कुमार मास में आता हो, हिंदी के महीनों में बात करें तो यहाँ से ऋतु में होता है परिवर्तन। इसलिए नव दुर्गा पूजा को एक कह सकते हैं नई ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो हम लोगों के शरीर में ही नहीं बल्कि सब्जेक्ट में भी नई ऊर्जा का संचार हो, इस आशा और विश्वास से हम लोग कल की क्लास का आनंद लेंगे। मिलते हैं कल आनंद और विवेक सर के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें।